हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और क्लास टेंथ की सोशल साइंस की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले बच्चों हमने पार्ट वन लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोप में किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ और किन किन परिस्थितियों में यूरोपवासी फ्रांस रिवॉल्यूशन और फ्रांस की क्रांति 1789 में कैसे हुई और उससे किस प्रकार से यूरोप में प्रभाव पड़ा। तो आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी जाके ज़रूर देखें, देन उसके बाद ये लेक्चर सीरीज़ आप कंटिन्यू करें। सो बच्चों, पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए और हम बात करने वाले हैं आज पार्ट टू के बारे में, लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे वियना के संधि की प्रमुख बिंदु के बारे में। वियना की संधि में बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। वियना के संधि का या की प्रमुख बिंदु, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस था वियना की संधि की। सबसे पहला जो है कि बुर्बो राजवंशों को सत्ता में बहाल किया गया। जो ये बुर्बो राजवंश थे, इन्हें सत्ता में पुनः लाया गया वियना की संधि के फलस्वरूप, वियना की संधि होने के बाद। और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत कब्जे वाले भाग को खो दिया। मतलब नेपोलियन के कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा जो फ्रांस के हित में जो राज्य कब्जा हुआ था, फ्रांस ने जो कब्जा किया था उसे वो खो दिया वियना की संधि के बाद, ठीक है। नेपोलियन द्वारा गठित जर्मन महासंघ के 39 राज्य, ध्यान दीजिएगा 39 राज्य को पहले की तरह ही रखा गया। देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। नेपोलियन ने क्या किया था, यूरोप की जो राजाशाही प्रणाली था, जो राजा वंश सिस्टम था, उसका विरोध किया था। हुआ ये कि नेपोलियन को फ्रांस, ब्रिटेन और जो ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे देश मिल करके उसे हराते हैं और पुनः राजाशाही जो वंश प्रणाली है उसे थोपने का प्रयास करते हैं, उसे लागू करने का बेसिकली प्रयास करते हैं। तो नेपोलियन के हार के बाद पुनः जो राजा वंश प्रणाली है वो बहाल किया जाता है, उसे चालू किया जाता है। और उसमें से जो 39 स्टेट थे जिसे नेपोलियन के सिविल कोड के तहत उसे संयोजित किया गया था, उसको वैसे ही रखा जाता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दिया गया था, जबकि प्रशा को सैक्सनी का भाग दिया गया था। नेपोलियन के अनुसार रूस को पोलैंड का भाग दिया गया था और प्रशा को सैक्सनी का भाग दिया गया था। ये देश है बेसिकली, ठीक है, यूरोप के देश हैं। तो ये वियना की संधि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक और चीज़ है कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजा साहो को बहाल करना। मतलब नेपोलियन ने जिन्हें हरा करके, हटा करके जो राजाशाही वंश प्रणाली है उसको ख़त्म किया था, तो ये लोग नेपोलियन को परास्त करके, हटा करके ये जो ख़त्म हुए थे राजाशाही, उनको बहाल किया गया। बहाल का मतलब क्या होता है, उसे फिर से स्टार्ट किया गया था। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, जो राजाशाही सिस्टम था उसमें क्या था कि जो राजा था उसके वंशज ही उसके संचालक बनते थे, वही पूरे उस राष्ट्र का, उस देश का संचालन करते थे। बट नेपोलियन का क्या कोड ऑफ कंडक्ट था, सभी को समान अधिकार मिले, चाहे कोई भी नागरिक हो, सभी को कानून समान मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। बट ये लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसीलिए जो नेपोलियन से परास्त हुए थे राजवंश, उनको फिर से बहाल कर दिया गया, उनको फिर से इम्प्लीमेंट बेसिकली कर दिया गया, शुरू कर दिया गया, ठीक है। ये प्रमुख बिंदु है, याद कर लीजिएगा, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न पूछेगा कि वियना संधि के प्रमुख बिंदु को लिखिए, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं क्रांतियों के युग के बारे में। क्रांतियों का युग, देखिए, पहली बात यह कि प्रथम विद्रोह प्रांत में जुलाई 1830 में हुआ। पहला विद्रोह
जुलाई में हुआ, 1830 में हुआ, ठीक है। ये किसके खिलाफ क्रांति था? ये राजा वंश के खिलाफ क्रांति था, ये राजा शाही के खिलाफ क्रांति था, यूरोप के लोगों का, ठीक है। क्योंकि जुलाई में हुआ बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग जुलाई की क्रांति कहते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे, जुलाई में क्रांति हुआ, इसी बेसिस पर हम लोग इसको जुलाई की क्रांति कहते हैं। तो सवाल बनेगा कि जुलाई की क्रांति कब हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए 1830 में, ठीक है। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में एक विद्रोह फैला जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स अलग कर दिया। बेसिकली जुलाई की क्रांति जब हुआ, विद्रोह हुआ जब, तो जो ब्रुसेल्स में हुआ था, बेसिकली यूरोप का एक शहर है, ठीक है। ब्रुसेल्स में हुआ ये विद्रोह, और बेल्जियम को क्या किया, बेल्जियम एक देश आज के समय में है, उसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड अर्थात नीदरलैंड से क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। इस क्योंकि देखिए विद्रोह में ये था कि सब लोग चाहते थे एक राष्ट्र का निर्माण करना, एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, बोलने की आज़ादी हो, राजाशाही प्रणाली न हो वहाँ पे। तो सब लोग ये चाहते थे कि हमारा राष्ट्र एक छोटा ही राष्ट्र हो, लेकिन वो अलग हो, ठीक है। तो नीदरलैंड से कौन अलग हुआ? बेल्जियम अलग हुआ। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है यहाँ से। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि। तो सवाल बनेगा कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? याद रखेंगे, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई बच्चों 1832 में, 1832 में, ठीक है, याद रखेंगे। कुस्तुनतुनिया की संधि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रीस को मान्यता दी। तो यहाँ सवाल बनेगा कि किस संधि के द्वारा ग्रीस को एक राष्ट्र का दर्जा मिला, एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला? तो कुस्तुनतुनिया की संधि, ये आप ध्यान रखेंगे और इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, जिसके द्वारा ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड से देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जुलाई की क्रांति, ठीक है। नीदरलैंड से कौन देश अलग हुआ? आपका बेल्जियम अलग हुआ, और कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है, किसको मान्यता मिला? ग्रीस को मान्यता मिला, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, इसका मतलब क्या है कि अब तो यूरोप के लोग चाहते थे कि राष्ट्र का निर्माण हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें क्या हो, लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो। तो ये अब राष्ट्र के निर्माण की ओर जा रहे हैं, राष्ट्र की भावनाओं का उदय हो रहा है, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद अब धीरे धीरे जागृत हो रही है, ठीक है। तो ये समझने का प्रयास करते हैं, राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका। मतलब भारत में जब हम आगे पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रवाद, तो भारत में जब लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम दर्शाते थे, तो वो अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति थी। कोई गीत गा के अभिव्यक्त करता था राष्ट्र प्रेम, कोई संगीत से करता था, कोई आपका नाटक कला के से करता था, कोई कविता और कहानी के मदद से करता था। उसी प्रकार यूरोप में क्या हुआ, अपनी संस्कृति की भी बड़ी भूमिका थी वहाँ के राष्ट्रवाद के उदय में, ठीक है। जैसे कलाकार जो लोग थे, वो कला के माध्यम से अपनी जो आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो व्यक्त करते थे, वो प्रदर्शित करते थे। कोई कविता के माध्यम से करता था, तो कोई कहानी के माध्यम से करता था, कोई संगीत के माध्यम से करता था, यानी संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। तो हर तरह से लोग अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को बाहर निकालते थे, चाहे वो कला हो माध्यम, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो और भी कोई अलग सा प्रकरण क्यों न हो, ठीक है। जर्मन दार्शनिक, याद रखिएगा बच्चों, जर्मन दार्शनिक योहन गोटफ्रीड हेडर ने दावा किया कि सामान्य लोगों में जर्मन संस्कृति निहित थी। जो सामान्य भी लोग थे वहाँ पे जर्मन संस्कृति
बढ़ चढ़ के थी, ठीक है। जर्मन संस्कृति के कारण ही लोग अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त कर पाते थे, जिससे कि पूरे यूरोप में एक मैसेज जाता था। और जो राजाशाही वंश प्रणाली थी उनको भी एक मैसेज जाता था कि लोग अब इस तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब राष्ट्र का निर्माण के लिए राष्ट्र प्रेम लोग जाहिर कर रहे हैं बेसिकली। अब चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो अब यूरोप के देशों में भी, ठीक है। तो लोग हर प्रकार से अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करते थे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ा राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। इसके बाद क्या होता है? भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। पूरे यूरोप में ये देखने को मिलता है कि वहाँ भूखमरी, कठिनाई और जन विद्रोह हो जाता है। 1830 के दशक में, ध्यान दीजिएगा, 1830 के दशक में यूरोप में आर्थिक कठिनाई आ गई। जैसे कि जब आप राजा वंश, राजाशाही प्रणाली का विरोध करेंगे तो जो राजा है, जो राजा वंश है, वो तो अब अपनी प्रजा का उतना समर्थन नहीं करेगा, वो तो अपनी प्रजा का उतना ख्याल नहीं रखेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे क्या आ चुका था, भुखमरी की कगार पे यूरोप के लोग हो चुके थे। 1830 के आसपास की ये बात है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, समझने वाली बात यहाँ पे है बच्चों कि जैसे आप क्या कर रहे हैं कि एक जो सिस्टम है, राजाशाही प्रणाली है, उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि राष्ट्र राज्य का निर्माण हो। अब अभी भी पावर राजाशाही राजावंश प्रणाली के हाथों में था, तो वो अब इनको जितना इकोनॉमिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर अब वो उतना उत्थान नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तो उनके शासन प्रणाली का विरोध कर रहा था वहाँ की जनता। तो इस बेसिस पे वहाँ पे भुखमरी आ गया, जहाँ आर्थिक कठिनाई का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा 1830 के दशक में। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जनसंख्या में वृद्धि हुई, ये भी एक रीज़न है आर्थिक कठिनाई आने का, जनसंख्या में वृद्धि। 1845 में सिलेसिया गांव के बुनकरों का ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह। सिलेसिया गांव यूरोप का एक गांव है। वहाँ पे बुनकरों ने क्या किया, जो ठेकेदार थे, जो ठेकेदार ठेका लेकर आके देते थे बुनकर समाज के लोगों को, और वो कपड़े बिन करके उन ठेकेदारों को दिया करते थे। इनके मध्य क्या हो गया, पैसे रुपए को लेकर के क्रय विक्रय को लेकर के क्या हुआ, मजदूरी को लेकर के बेसिकली उनके प्रति विद्रोह कर दिए बुनकर समाज के लोग। जो ठेकेदार थे वहाँ के बड़े वर्ग के जो थे, सामाजिक स्तर पे जो उच्च वर्ग के थे, तो उनके सामने बुनकर समाज के लोग ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे क्योंकि आप हमें हमारा उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 1845 की घटना है। 1848 में क्या होता है कि भोजन की कमी के कारण अत्यधिक भूखमरी। अब जाहिर सी बात है, भोजन की कमी होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो भूखमरी तो आएगी ही आएगी, जिससे पेरिस की जनसंख्या सड़कों पर आ गई। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जब उसी फ्रांस में 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है यूरोप के राजाशाही प्रणाली के खिलाफ। फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, वहाँ की जनता अत्यधिक भूखमरी और भोजन की कमी के कारण क्या आ गई थी, सड़कों पे आ गई थी। सड़कों पे आने का तात्पर्य ये नहीं है कि सड़क पे आकर के बाहर घूम रहे थे। सड़कों पे आने से तात्पर्य ये है कि वो अपने शासन प्रणाली, अपने सरकार, अपने जो राजवंश प्रणाली थी उसके खिलाफ विद्रोह करने लगे सड़क पे आकर के, कि भाई ये कैसे हो रहा है कि भोजन की एकाएक इतनी कमी और भुखमरी जिससे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग अब परेशान होकर के अपने राजाशाही राजावंश प्रणाली के खिलाफ क्या आ गए, सड़कों पे आ गए, ठीक है, उनका विरोध करने लगे बेसिकली। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं आपका 1848 उदारवादी की क्रांति, उदारवादियों की क्रांति। 1848 उदारवादियों की क्रांति। ये उदारवादी का मतलब ये है कि जो यूरोप में वो वर्ग, एक तो था उग्रवादी वर्ग जो राजाशाही वंश प्रणाली के तरफ से थे, वो लोगों पे
रहम नहीं करते थे, वो गरीब लोगों के साथ नहीं रहते थे। तो 1848 में क्या हुआ, या उससे पहले ही जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था यूरोप में, तब उदारवादी लोगों का भी उदय हुआ। बेसिकली आप कह सकते हैं उदारवादी लोग जागरूक हुए और अपने समाज के लोगों के प्रति प्रेम स्नेह दिखाया। ठीक है, ये लोग 1848 में विद्रोह कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य में उदारवादी मध्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं द्वारा संविधानवाद की मांग। मतलब जो जर्मनी देश है आज के समय में, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन देशों में जो उदारवादी मध्य वर्ग के चाहे पुरुष हो और चाहे महिला हो, उन्होंने सीधा और सिंपल डिमांड किया संविधानवाद की कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से अब देश क्या होगा, गवर्न होगा या चलेगा। क्यों ये परेशान होकर के डिमांड किया गया है वहाँ की सरकारों से, वहाँ की राजाशाही, वहाँ की राजवंश प्रणाली से? क्योंकि वहाँ पे क्या था कि इतना शोषण था लोगों का राजाशाही राजावंश प्रणाली के द्वारा, जिससे कि लोग परेशान हो चुके थे। उन्होंने डिमांड किया सीधा कि भाई संविधान की हमें ज़रूरत है, अब आप संविधान निर्माण कीजिए और संवैधानिक तरीके से अब देश को चलाइए, जहाँ क्या हो, जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता हो, जहाँ प्रेस की क्या हो, स्वतंत्रता हो। जैसे आज के समय में मीडिया, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मीडिया की स्थिति आप देख सकते हैं। मीडिया को हम भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मीडिया को कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पिलर माना जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा पिलर किसे माना जाता है आप कमेंट में बताएंगे कि भारत के संविधान का 3 पिलर हैं, 4 पिलर हैं बेसिकली, जिसमें चौथा आपका मीडिया है। तो शुरू के 3 पिलर का नाम आप प्लीज़, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो संविधानवाद की मांग करते हैं जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के उदारवादी लोग कि हमें संविधान की ज़रूरत है जिसमें प्रेस की क्या हो, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता हो, जिसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता हो। मतलब ऐसी स्वतंत्रता हो जिससे कि हम संघ बना सकें, एक संगठन बना सके। ठीक है, ये नहीं था उस समय जब राजाशाही प्रणाली था, तो ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता का डिमांड किया गया। अब प्रेस की हम लोग बात कर रहे थे, तो मीडिया की स्थिति आज के समय में अगर भारत की हम लोग बात करें तो ये हो गई है कि जो पिलर है वो मीडिया वाला टूटा सा हो गया है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अब मीडिया की वो छवि नहीं रही हमारे देश में जो आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले हुआ करती थी। क्योंकि ये मीडिया हमारी इंडिया की खुद अपनी छवि खुद बिगाड़ा हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमारी भारत की मीडिया ही जिम्मेदार है। मीडिया का काम है सरकार, जो भी सरकार है XYZ, उससे सवाल पूछना। बट अभी की मीडिया आप देख सकते हैं क्या हालात है हमारे देश में। खैर, प्रेस की स्वतंत्रता की डिमांड की गई इन देश के उदारवादी और मध्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं के द्वारा। संघ बनाने की स्वतंत्रता की डिमांड की गई कि हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम अपने कोई भी संगठन या संघ बना सकते हैं, ये स्वतंत्रता कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें दे सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हमारा मई की क्रांति। ठीक है, मई की क्रांति क्या हुआ इसमें देखते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। और मई की क्रांति में बेसिकली क्या चीज़ें हुई थी ये समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल, इसे मई की क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि सर 18 मई को हुआ था, 18 मई 1848। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल इस स्लाइड से कि मई की क्रांति कब हुई, तो 18 मई 1848 को हुई, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें हुआ क्या था ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। 831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट सदन
एक सदन में बैठक होती है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट सदन, अपने स्थान की मांग करते हैं कि हमें एक, हमारे लोगों को भी आपके संसद में, विधानसभा में स्थान चाहिए, ठीक है। और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था। सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था। संसद में मध्यम वर्गों का वर्चस्व था, मतलब एक विशेष वर्गों का ही वहाँ पे वर्चस्व था। वहाँ डिमांड किया गया कि जो निम्न वर्ग के भी लोग हैं उनकी अधिकारों का नेतृत्व एक निम्न वर्ग का ही व्यक्ति कर सकता है। तो ये 1831 जो निर्वाचित सदस्य जो चुने गए थे, देखिए क्लियर मैं समझा देता हूँ। 1831 क्या हुआ था, चुन लिए गए थे, बट अभी भी ये चुने गए व्यक्ति संविधान के अकॉर्डिंग या उस संसद में जाकर के बैठ नहीं पा रहे थे, वो अपने द्वारा रूल नहीं कर पा रहे थे देश में। ये डिमांड किया गया कि भाई जो कम से कम जो चुन के गए हैं उन्हें तो बैठने दिया जाए। ये बेसिकली जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो मीटिंग करते हैं। महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार जारी करना, ये ध्यान दीजिएगा। महिलाओं का भी राजनीति में अधिकतर भूमिका हो, राजनीति में महिलाएं बढ़ चढ़ के भूमिका लें, जिससे कि एक समाज में जब महिला किसी भी राजनीतिक स्तर पर उच्च पदों पे होती है तो उस महिला के द्वारा बाकी अन्य उस समाज के महिलाओं का उत्थान होता है, विकास होता है, ठीक है। सो बच्चों, ये रहा हमारा पार्ट 2 लेक्चर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का। हम ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 3 के रूप में नेक्स्ट डे लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें हम ये चैप्टर पूरा पार्ट 3 में जा कर के कंप्लीट कर लेंगे। सो बच्चों, इसके बाद हम तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएंगे, बिकॉज आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपके हाई स्कूल यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन ये आपका क्या है, रिटन एग्ज़ाम है, बेसिकली लिखित है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है। 20 क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव है। सो बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ हम जैसे ही थर्ड वीडियो के बाद हमारा चैप्टर फिनिश होगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और हम कम से कम हर चैप्टर से 35-40 प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा, जिससे ये गारंटी तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन ये एक उम्मीद रहेगी कि आप 35-40 अगर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगा ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आप उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।